आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी को पता है कि जो आदिवासी विद्रोह का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो हर किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदिवासी विद्रोह के बारे में। और आप सभी को पता है कि जब सभी जगह विद्रोह तो चल रहे थे, लेकिन आदिवासी लोगों का विद्रोह एक अलग ही लेवल में था। चाहे वो कई कई आदिवासी विद्रोह जो सीधे अंग्रेजों के विपक्ष में रहा, या कभी कभी कोई आदिवासी जो विद्रोह रहा वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने कला को बचाने के लिए, या अन्य चीजों के, या स्वयं की रक्षा हेतु, या स्वयं के जंगल के लिए यह आदिवासी विद्रोह हुआ। तो पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसका रीजन क्या था उस आदिवासी विद्रोह का। साथ ही साथ ये भी हमको देखना है कि उस टाइम वहां पे जो शासन कर रहे थे उस राजा का नाम क्या था, उसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, उसे दबाने वाले व्यक्ति कौन थे। और साथ ही साथ ये भी अपन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बस्तर पर जो राजा हुआ करते थे, एक टाइम ऐसा आया जो कि रतनपुर के राजा, ठीक है, उसके सानिध्य में वो शासन करने लग गए। क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं बस्तर से संबंधित, बस्तर में बार बार हमला भी होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब बस्तर जो अपना टकोली नहीं दे पाता है, तो बस्तर पर क्या है, शासन हो जाता है। और एक और बदलाव होता है, एक ये बदलाव होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, अगर हम लोग थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश अगर अपन करते हैं, मैप बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ को अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं, बस्तर की भूमि है, या बस्तर जो संभाग है वही क्या है, पूरा बस्तर कहलाता था। और 1948 तक तो ये पूरा जगह था, ये पूरा जगह सिर्फ बस्तर ही कहलाता था 1948 तक तो। और पहले क्या है, ये पूरा क्षेत्र बस्तर कहलाते थे। और आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता था सर, यहाँ पे है रतनपुर, यहाँ पे क्या है, रतनपुर है। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, एक और इसकी दूसरी शाखा थी, ठीक है, दूसरी शाखा थी जिसे क्या बोल सकते हैं, रायपुर बोल सकते हैं, रायपुर बोल सकते थे। और रतनपुर के जितने भी जो राजा हुआ करते थे, उनकी ये इच्छा थी, उनकी ये इच्छा थी, खासकर जो मराठा, उनकी ये इच्छा थी कि उनका रायपुर में भी कब्जा हो, बस्तर में भी कब्जा हो। क्योंकि कलचुरी के टाइम में दो शाखा यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन करती थी, वो थी सर रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। लेकिन कहीं ना कहीं जब मराठों का आगमन हुआ, तो वो लोग भी चाहते थे कि बस्तर में शासन करें। तो ये सब हम लोग धीरे से पढ़ेंगे और चीजों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके पहले अगर बात करें तो बस्तर पर छिंदक नागवंशी का भी शासन था, छिंदक नागवंशी का शासन था। लेकिन सर छिंदक नागवंशी के बाद क्या हुआ, अन्नम देव जो कि क्या है, काकती वंश के शासक थे। छिंदक नागवंश को हराया किसने, तो उसे हराया सर कौन, काकती वंश के, काकती वंश के कौन भाई, अन्नम देव हराया। तो ये थोड़ा सा मूल स्टोरी था। बाकी अगर मान के चलो पूरा छिंदक वंश पढ़े तो ये खुद में एक टॉपिक है, काकती वंश के बारे में पढ़े ये भी खुद में एक टॉपिक है। साथ ही साथ अगर रतनपुर में हम लोग कलचुरी के बारे में पढ़े तो कलचुरी भी खुद में एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। कलचुरी के बाद अगर मराठों की बात करें, ठीक है, मराठों की बात करें, ये भी क्या है, चाहे बिम्बाजी भोसले की बात करें, ठीक है, बिम्बाजी भोसले का कैसे आगमन होता है, इसके बाद आनंदी जी, चिम्मड़ जी, वेंको जी, फिर सूबेदार पद्धति, उसके बाद अधीक्षक का शासनकाल, रघुजी तृतीय का शासनकाल। तो ये खुद में सभी एक जो जितने भी नाम ले रहा हूँ, खुद में एक टॉपिक है जिसके बारे में और भी अपन डिस्कस करेंगे। और ये आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आदिवासी विद्रोह को पढ़ने और समझने के लिए। तो आप सभी को ये पृष्ठभूमि में थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनका शोषण चालू होगा। शोषण जब चालू होता है, कभी भी क्रांति या विद्रोह कब होता है, जब किसी व्यक्ति या किसी जाति, किसी धर्म के या किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति का जब शोषण होता है, तब क्या होता है, वो जो उसका जो अपोजिट रिएक्शन होता है वो क्रांति के रूप में होता है, वो विद्रोह के रूप में होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ 1700, ठीक है, 1774 से चालू हुआ। और सर ये समाप्त कब हुआ, 777 पर। ये था हलवा विद्रोह। ये क्या था, हलवा विद्रोह। तो हम लोग हलवा विद्रोह के बारे में बढ़िया तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। हलवा विद्रोह था, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं और ये इसको भी देख लेते हैं भाई, हलवा विद्रोह के बारे में, ठीक है। सर ये है फर्स्ट हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह
तो अगर किसी ने पूछा है, एक बात बताइए, ट्रिक भी बताते रहूंगा, जो मेरा एक पैटर्न है पढ़ने का। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि आपको समझाओ, समझाने के साथ साथ आप सभी को याद भी कराओ। याद कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एग्जाम में समझदारी तो काम आती है, लेकिन याद हुई चीजें भी वहां पे काम आती है। क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है कि आप सोच सोच कर एकदम ज्यादा, ठीक है, याद करें, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन वहां अवेलेबल होते हैं। जिस प्रकार से एक सिंपल एक प्रश्न की चर्चा मैं करता हूँ, सिंपल एक प्रश्न की चर्चा करता हूँ। प्रश्न आता है एग्जाम में कि सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह कौन सा है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में, कौन सा, ठीक, कौन सा है? या प्रश्न ये भी आता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है? ठीक है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सर्वप्रथम विद्रोह है? तो आप लोग बताइए भाई, आप लोग कभी भी प्रारंभ करते हैं किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं, हम लोग मीठा से करते हैं। और जितने भी विद्रोह के नाम हो, चाहे परलकोट विद्रोह हो, मैरिया विद्रोह हो, मुड़िया विद्रोह हो, या जितने भी भूमकाल विद्रोह हो, जितने भी आप विद्रोह का नाम पढ़े, उनमें से एक ऐसा विद्रोह जिसे मीठा शब्द का उपयोग होता है वो है हलवा। ठीक है, तो टूटे फूटे भाषा में, ठीक है, बाकी आपको सीधा याद है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा याद है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 3-4 बार पढ़ चुके रहते हैं, और ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पहली बार पढ़ते रहते हैं। तो हमको दोनों को लेकर चलना है। तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप समझना है कि किसी भी चीज का प्रारंभ लोग मीठा गाकर चालू करते हैं, और ऐसे ही कोई भी विद्रोह हो, लेकिन सबसे पहला जो विद्रोह था वो था हलवा विद्रोह। ठीक भैया। सन की बात करें तो हलवा अकेले खाने में मजा आता है कि चार लोग रहते तब? तो चार लोग रहते तब मजा आता है। तो 1774 लास्ट में क्या आएगा? 4। जब चार लोग खाते हैं तब हमको क्या है, मजा आता है। पहला बात तो ये, हलवा खाने में चार लोग साथ रहते तब आपको मजा आता है। वो भी कैसे खाते सर? साथ साथ खाते, तब उस हलवे का अंत होगा। मतलब अगर प्लेट में हलवा आया है तो अकेले खाओगे तो पूरा नहीं खा पाओगे, साथ साथ खाओगे तब आपको क्या होगा, हलवे फिनिश होगा। तो इसका सन कैसे याद करना है? 7 7 7। और इसी में ही क्या होता है, अंत होता है हलवा विद्रोह का। ये समझ में आया? तो इसी में क्या होता है, हलवा विद्रोह का अंत होता है। ये आपको चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। सबसे पहला विद्रोह हलवा विद्रोह। सन की बात करें तो चार लोग मिलकर खाते तो 1774, ठीक है, और सर साथ साथ खाते तब अंत होता है तो 1777। सर सात को क्या बोलना है, साथ पढ़ना है भाई। सात को क्या पढ़ना है, साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसा अपन याद करिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है और उम्मीद भी कर रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से ये याद होगा। चीजें याद होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ तो ऐसे आते जाएगा। सर कारण क्या था? सर कारण क्या था? तो काकतीय वंश में राजा हुए, काकतीय वंश में राजा हुआ अजमेर सिंह और दरियादेव। दोनों के बीच क्या उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई। तो दोनों की जो स्टोरी है, ठीक है, वो खुद में एक टॉपिक है, दोनों का क्यों झगड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, दोनों क्या थे, भाई थे। अजमेर सिंह ज्यादा, मतलब हम लोग कौन होते ज्यादा काबिल, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो चीजें दर्ज है उसके हिसाब से ज्यादा काबिल अजमेर सिंह थे। इसके जो पिताजी थे वो भी चाहते थे कि अजमेर सिंह ही, ठीक है, शासन करे और मुख्य राजा बने। इसीलिए सर उसको टेस्टिंग के लिए उसे डोंगर वाले क्षेत्रों का क्या है, पहले से क्या प्रशासक बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, लेकिन क्या दरियादेव की भी इच्छा थी कि मैं भी राजा बनूं, मैं भी राजा बनूं। इसीलिए दोनों के बीच क्या उत्तराधिकारी की लड़ाई, उत्तराधिकारी की लड़ाई। तो इसमें खुद बहुत स्टोरी है। जब दरियादेव पहले तो हार जाते हैं, अजमेर सिंह जीत जाते हैं, लेकिन फिर दरियादेव जाके जयजयपुर के जो शासक है उनसे मदद लेते हैं। उनका संबंध नागपुर के मराठा वंशों से भी बढ़िया था, अब मराठों का कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी संबंध था। तो ये सब आपस से मिल जाते हैं और किसे हराने की कोशिश करते हैं, वो है अजमेर सिंह को। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ आपको ये क्या है, वीडियो में आपको बस ये याद कराऊंगा पूरे जितने भी विद्रोह हैं उसके राजा के बारे में। ये सब वो स्टोरी में खुद में एक टॉपिक है। जब पूरा क्रमवार अपन जब पढ़ते हैं काकतीय वंश के बारे में या मराठा वंश के राजाओं के बारे में, तब इसे डिटेल में पढ़ाया जाता है। बस अभी ये याद रखिए कि दोनों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, जिनमें से सर ये क्या है, और हलवा जनजाति के लोगों पर, हलवा जनजाति के लोगों पर उनका शोषण हो रहा था। साथ ही साथ अजमेर सिंह पर भी शोषण हो रहा था। ये दोनों जो मुख्य कारण थे, ये दोनों मुख्य कारण थे। और सर इनका क्या था, उत्तराधिकारी की लड़ाई थी।
उत्तराधिकारी, उनके पिताजी तो चाहते थे ये बने, लेकिन भाई इनका जो भाई था वो दरियादेव, ठीक है, दरियादेव ये चाहता था कि मैं बनूं, तो इसी कारण ये हलवा विद्रोह हुआ। तो ये हलवा का कहीं ना कहीं शोषण होना, हलवा जनजाति का, और अजमेर के साथ गलत होना, ये दोनों ही फूट कर निकली किसमें, विद्रोह के रूप में, जिसे बोला गया हलवा विद्रोह। जिसे क्या बोला गया, हलवा विद्रोह बोला गया, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। तो अब यहाँ पे फिर ट्रिक बनता है कि सर इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता क्या भाई, हलवा खाने के लिए मर रहे हैं, हलवा खाने के लिए मर रहे हैं, हलवा खाने के लिए, मतलब क्या होगा भैया, अजमेर सिंह मर रहे हैं, वहां से बन जाता है अजमेर सिंह। राजा कौन था, तो राजा एकदम ज्यादा फिक्स नहीं था, क्योंकि देखो जब तक अजमेर सिंह ठीक है राजगद्दी छोड़कर जंगलों में रहने लग गया हलवा जनजाति के लोगों के बीच, लेकिन वो नहीं मानते थे कि दरियादेव राजा है, इसलिए राजा कहना एकदम फिक्स नहीं था। क्योंकि ये सिचुएशन कैसे आप सोचिए, मतलब एक व्यक्ति जो राजा बना था वो युद्ध तो हार गया, वो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो और वहां उसके साथ जो जुड़े हुए जनता है वो तो नहीं मान रही कि दरियादेव राजा है। जब तक अजमेर की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये नहीं मानते। तो उसके बाद ये बहुत ही, इसका परिणाम बोले बहुत ज्यादा खतरनाक रहा। ऐसा बोला जाता है कि आज तक की दुनिया में अगर सबसे अधिक नरसंहार कहीं हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा ये हलवा विद्रोह में ही हुआ था, ठीक है। तो जितने भी हलवा जनजाति के लोग हैं उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही अधिक नरसंहार हुआ, ठीक है। उस क्षेत्र में को एक दो लोगों को छोड़ के हलवा कोई बचा नहीं, ऐसा भी मान्यता है, ठीक है। चल बाकी इतना ही पॉइंट, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन, अजमेर सिंह। कारण क्या था, दोनों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई, अजमेर सिंह मारा गया और बहुत ही अधिक संख्या में नरसंहार हुआ। सन की बात करें तो 1774 से, ठीक है, 1777 तक ये चला, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। इसके बाद आता है सब परलकोट विद्रोह, ठीक है। ऐसे बीच में भोपालपट्टनम का भी विद्रोह होता है, जिससे मैं थोड़ा सा बता देता चाहता हूँ। इसके बाद वह आदिवासी से संबंधित है। तो भोपालपट्टनम विद्रोह क्या है, 1795 में होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम का क्या होता है, विद्रोह होता है, ठीक। इस टाइम राजा कौन होते हैं सर, दरियादेव। कौन होते हैं, दरियादेव, दरियादेव, ठीक भाई। सर रीजन क्या है, तो कारण क्या है, तो कारण ये है, एक मिस्टर ब्लंट करके विदेशी यात्री रहते हैं, जिसकी इच्छा तो ये रहती है कि वो बस्तर का दौरा करो। और यहाँ पे विठल राव जी रहते हैं, वो तो इन्हें एंट्री दे देते हैं। तो इनकी इच्छा रहती है कि मैं रायपुर होते हुए बस्तर जाऊं। लेकिन बस्तर को लोगों को ये पसंद नहीं रहता कि कोई विदेशी आए, खासकर मिस्टर ब्लड जैसे लोग आए, ठीक है। ये तो और नामुमकिन था। तो ये कुछ दिन काकेर में आके रुकते हैं, लेकिन ठीक है, काकेर में आके रुकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, और इसी के कारण क्या है, भोपालपट्टनम का विद्रोह होता है। तो रीजन क्या है, विदेशी यात्री का बस्तर आना, यही इसका रीजन है। कौन व्यक्ति, मिस्टर ब्लड। सर उस टाइम जो राजा थे उसका नाम क्या था, दरियादेव तो रेडी थे बुलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब इनकी क्या है, जब ये मंजूर कर दिए मराठा लोग, तो भाई इनकी भी मजबूरी थी कि मैं भी मंजूर कर दूं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये काकेर में आकर रुकते हैं, बहुत दिन तक इंतजार भी करते हैं कि आदिवासी शांत हो जाए, लेकिन आदिवासी की भूमि ऐसी है कि कोई भी विद्रोह अगर एक बार चालू हो जाता है तो जल्दी से शांत नहीं होता, और फाइनली इसे मिस्टर ब्लड को वापस जाना पड़ता है भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर इसके बाद जो विद्रोह होता है उसे बोलते हैं परलकोट का विद्रोह। क्या बोलते हैं भैया इसे, परलकोट का विद्रोह, ठीक। सर शासक के रूप में कौन है, सर महिपाल देव। शासक के रूप में तो उस टाइम जो राजा थे, परलकोट विद्रोह जब हुआ उस टाइम के राजा कौन थे, महिपाल जी। याद मैं कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। सर लीडरशिप कौन थे, सर गेंद सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार थे। वो कौन थे, राजा थे। कारण क्या था सर, अबुल माड़ियों का शोषण से बचाने के लिए ही इसका मुख्य कारण था। प्रतीक चिन्ह के रूप में सर धावड़ वृक्ष की टहनी थी। सर दमनकर्ता कौन थे, सर पेवे।
सर और फाइनली परिणाम क्या हुआ सर, 20 जनवरी 1925 को, 20 जनवरी 1925 को गेंद सिंह को फांसी दे दी महल के सामने। 20 जनवरी 1925 1825 को क्या हुआ, 1825 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉरी ये 1825 है भाई, इसको क्या है 1825, क्योंकि 1900 में तो एक ही आंदोलन विद्रोह होता है, वो है सर 1910 में भूमकाल आंदोलन। कौन सा भूमकाल, एक ही है। ठीक, बाकी 1700 में भी अगर देखा जाए तो दो है, भोपालपट्टनम को हटा दिया जाए तो एक ही आंदोलन है, 1900 में भी एक ही आंदोलन है, बाकी सभी 1800 के पीछे पर ही होंगे। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ याद करने के लिए कुछ ऐसा बोला जाता है ना, अगर फोटो से अगर अपन याद करें तो चीजें हमको अच्छे तरीके से याद होती है। तो सबसे पहले ये समझते सर, इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं टेनिस कोर्ट। इसे क्या बोलते हैं, टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट सर, इस कोर्ट से हो जाएगा परल कोर्ट, इस कोर्ट से हो जाएगा परल कोर्ट। सर यहाँ खेल कौन रहा है सर, महेंद्र सिंह धोनी। खेल कौन रहा है भाई, महेंद्र सिंह धोनी। ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं, माही से बनेगा महिपाल। मतलब अपन को दो ही चीज को याद रखना है, टेनिस कोर्ट में परल कोर्ट, और परल कोर्ट में सर कौन खेल रहा है, तो महिपाल खेल रहे हैं, महिपाल जी खेल रहे हैं, मतलब माही खेल रहा है, महिपाल जी। सर किससे खेल रहे हैं सर, गेंद सिंह से। इसीलिए नेता कौन हो जाएगा सर, नेता हो जाएगा गेंद सिंह। नेता कौन हो जाएगा भैया, गेंद सिंह। नेता कौन हो जाएगा, गेंद सिंह। सर गेंद कितने रुपए का आता है सर, 24 या 25 रुपए का आता है सर, इसलिए ये हो जाएगा 1824 या 25। समझ आ रहा है भाई, गेंद कितने का आता है, 24 या 25 का, इसलिए 1824 और 25। सर यहाँ गेंद से खेला जाता है कोर्ट में, इसीलिए गेंद सिंह इसके नेता होंगे, गेंद सिंह इसके नेता होंगे। सर जब गेंद खेला जाता है तो सर 3 विकेट होती है, 3 विकेट होती है, जिसे बोला जाता है धावड़ विक्सी की टहनी। धावड़, धावड़, एक सेकंड, धावड़ विक्सी की टहनी, ये इसका सर सिंबल है। कितने का होगा सर ये बॉल, पाव का, पाव भर का होगा, मतलब पेवे। दमन करता कौन है, पेवे। तो यहां से इस चित्र से आपको सारी बातें याद हो गई। पहला सर फिर से, सर टेनिस का कोर्ट है, टेनिस का कोर्ट है इसीलिए, सर टेनिस का कोर्ट है इसीलिए परल कोर्ट। परल कोर्ट में सर टेनिस कौन खेल रहे हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी जी खेल रहे हैं, मतलब इसे माही बोलते हैं, तो महिपाल राजा हुआ। सर टेनिस का बॉल 24 या 25 रुपए में आता है, इसलिए 1824 और 25 ये है, 1824 और 25। ये बात समझ में आ गई। सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 पाव का बॉल है। कितने का, पाव का, मतलब पेवे। कौन है भाई, पेवे इसके क्या है, दमन करता है। सब बॉल खेलते तो स्टंप लगा होता है, जो कि धावड़ वृक्ष की टहनी से बना रहता है, तो इसीलिए इसका सिंबल क्या है, धावड़ वृक्ष की टहनी है। तो इसे बोला जाता है, देखो एक लंबे ट्रिक बनाने से, मतलब राम जाता है खाता है पीता है, ऐसा लंबा ट्रिक बनाने से अच्छा वर्ड टू वर्ड बनाओ, क्योंकि प्रश्न ये आएगा कि परलकोट विद्रोह का सिंबल क्या था, तो मिर्ची होगा, टहनी होगा, आम की डाली होगा, मुर्गी होगा, मुर्गा होगा, काली मुर्गी होगा, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, धावड़ वृक्ष की टहनी जिससे स्टंप बना होता है। परलकोट विद्रोह के टाइम में राजा कौन था, तो कोर्ट में टेनिस कौन खेलते हुए दिखाई दे रहा है, महेंद्र सिंह धोनी, मतलब महिपाल। पूछा जाएगा परल कोट विद्रोह का नेता कौन था, तो परल कोट, कोर्ट टेनिस के कोर्ट में गेंद से खेला जाता है, इसलिए गेंद सिंह होगा। ये आपको याद हो गया। सर परल कोट विद्रोह का सन कौन सा है, तो सन सर 1824 और 25 है। ठीक है, 1824 और 25, क्योंकि 24 और 25 रुपए का गेंद आता। सर परल कोट विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी का नाम क्या था, या अंग्रेज का नाम क्या है, तो बॉल आता है पाव का, 1 पाव का, मतलब पेवे। ठीक, तो अपन को ये सब चीज याद हो गया। आगे बढ़ जाते भाई। सर इसके बाद तारापुर विद्रोह, इसके बाद क्या है सर, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह, सर तारापुर विद्रोह की कौन है भाई, तो भोपाल। तारापुर विद्रोह क्या, भोपाल। सर नेतृत्व कौन है सर, दलगंजन सिंह। नेतृत्व कौन है,
दलगंजन सिंह। सर ये कौन थे सर? तारापुर क्षेत्र के परगना थे। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी पहचान एक और है, ये भोपाल जी के भाई थे। भोपाल जी के सर इस टाइम दीवान कौन था? जगबंधु था। दीवान कौन था? जगबंधु। तो एक जगबंधु क्या मराठों के टाइम एक प्रभावशाली बोल सकते हैं, प्रभावशाली जो व्यक्ति थे, ठीक है। मराठों के टाइम, उस टाइम क्या था कि मराठों बोलते हैं क्योंकि मराठों के, और अंग्रेज भी बोल सकते हैं, उस टाइम एक दीवान भी बनाया जाता था जो किसी भी परगना में दीवान के रूप में स्थापित होता था, जो प्रमुख अधिकारी जैसे रहते थे। तो भोपाल जी खुद राजा बने, खुद भोपाल जी राजा बने, और इन्होंने अपने भाई दलगंजन सिंह को तारापुर जगह का परगने का प्रमुख बनाया गया। परगने में लगभग लगभग 84-85 गांव आते थे, एक बड़ा सा क्षेत्र था। तो यहाँ पे जो तारापुर अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन यहाँ का जो दीवान था जगबंधु, उनका इनके साथ मैच नहीं खाता था दलगंजन के साथ, ठीक है, सॉरी दलगंजन सिंह के साथ मैच नहीं खाता था। और बार बार क्या शिकायत करते रहते थे। मतलब ये जगबंधु जो कि दीवान है, जो कि सरकारी आदमी है, परगने का प्रमुख है, जो उसका भाई है, राजा का भाई है भोपाल जी, वो उसके हेड है। तो दोनों का, जगबंधु का और दलगंजन का क्या है, लड़ाई चलते रहता था। तो ये क्या हुआ, जगबंधु बार बार नागपुर जाकर भड़काते थे कि आप यहाँ का टैक्स बढ़ाइए। अब भाई कोई व्यक्ति बार बार बोलेगा तो झूठ भी रहता है, तो कभी कभी आदमी सच मान लेता है। तो क्या हुआ, जो नागपुर में जो शासन चल रहा था वो मान गए कि हाँ भाई टैक्स बढ़ाना चाहिए, और टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिससे दलगंजन सिंह जी, जिसको भाई से उतना मतलब नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तारापुर में अगर टैक्स बढ़ेगा तो वहां की जनता को प्रभाव होगा, जनता को प्रभाव होगा, और इनको क्या है, अधिक टैक्स लेना पड़ेगा। और तो इसीलिए नाराज कौन हो जाते? दलगंजन सिंह नाराज हो जाते, खासे नाराज हो जाते। और इनको ये लगता है कि ये जगबंधु के कारण ही क्या हुआ है भाई, ये जो टैक्स है वो बढ़ा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जगबंधु को कैद कर लेते हैं। फिर जगबंधु को कैद करने के बाद उसे छोड़ भी देते हैं। छोड़ने के बाद वो चल जाते सीधा नागपुर और शिकायत करने लग जाते हैं। फिर क्या है, दलगंजन सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन बाद में जब पता करते तो ये पता चलता है कि दलगंजन सिंह सही थे, जगबंधु गलत थे। तो ये अल्टीमेट क्या है, कहानी किससे संबंधित है? तो टैक्स को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। तो ये मेन कहानी था। तो प्रश्न यही आता है कि तारापुर विद्रोह का नेता कौन? तो नेता दलगंजन जी, क्योंकि विरोध कौन कर रहे हैं? दलगंजन सिंह विरोध कर रहे हैं। शासक की बात करें तो भोपाल देव क्या है, शासक थे। किसके कारण हुआ? तो जगबंधु की शिकायत करने के कारण हुआ, ठीक है। तो दीवान कौन थे? जगबंधु। तो अभी जो आने वाले जितने भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि दमन करता भी एक चीज होती है, लेकिन दीवान की भी बहुत सारी भूमिका होती है। तो आगे देखेंगे दीवान की भी कुछ भूमिका है। तो याद रखना, जो जगबंधु है वो तारापुर विद्रोह के टाइम में दीवान थे। सर कुछ ट्रिक है, ट्रिक सिंपल सी बात है। प्रश्न आया, यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न आया, तारापुर विद्रोह के नेता कौन थे? तारापुर विद्रोह के नेता कौन थे? के नेता कौन थे? तो भाई एक चीज बताइए, ये तारापुर है, और तारा अकेला होता है कि नहीं? दल में होते हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो दल, मतलब दल से बन जाता है दलगंजन सिंह, दल से बन जाता है दलगंजन सिंह, ठीक है। किसके भाई है? भोपाल जी के। तो राजा कौन है सर? भोपाल देव। राजा कौन है? भोपाल देव, इसको ध्यान रखना, ठीक भैया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सर ये तारा वारा कहाँ दिखाई देता है? जग में दिखाई देता है। तो ये जगबंधु क्या है? दीवान है। जगबंधु क्या है? दीवान है, ठीक, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर ये है लिंगागिरी विद्रोह, जो कब हुआ सर? 3 मार्च को। बहुत छोटा सा था, छोटा सा था। 3 मार्च को प्रारंभ होता है, 5 बार में समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत ज्यादा था। क्योंकि सर ये 1856 की बात है, 1856 की बात है सर। 1854 में, 1854 छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और ये उसी घटना से अंग्रेजों के हाथ में आ गया, और ये उस घटना से पहले की बात है जब 1857 की क्रांति चालू होने वाली थी। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने वाली थी। 1854 में पूर्ण रूप से रघुजी द्वितीय, जिसके वो नागपुर के राजा थे, जिनका कोई भी वंशावली नहीं था। तो यह एक हड़प नीति के तहत नागपुर का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन चल गया।
और अंग्रेजों के अधीन मतलब ब्रिटिश प्रांत में मिलने के कारण, ठीक है, मिलने के कारण, क्योंकि नागपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ही रतनपुर आता था और रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही बस्तर का क्षेत्र आता था। तो ये नागपुर का जाना, नागपुर से तो रतनपुर का अंग्रेजों पर के हाथों पर जाना, और कहीं ना कहीं बस्तर, क्योंकि रतनपुर के अंदर पर कौन आता था, बस्तर वाला क्षेत्र आता था, तो बस्तर वाला क्षेत्र भी किसके हाथ में चल गया, अंग्रेजों के हाथ में। तो यहाँ की मतलब इसके दिन छोटे थे, लेकिन इसका बोलते हैं ना बम छोटा था लेकिन धमाका बहुत ज्यादा था। तो सर 3 मार्च को प्रारंभ हुआ, 5 मार्च को ये समाप्त भी हो गया, लेकिन इसकी धमाका बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए इसे बोला जाता है बस्तर का मुक्ति संग्राम। तो कभी प्रश्न ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है कि सर बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहते हैं, तो लिंगागिरी को। उसका रीजन आपको बता चुका हूं कि ये 1857 से भी पहले होने वाला क्या है, ये आंदोलन है, होने वाला आंदोलन है, इसीलिए बोल सकते हैं अपन लोग कि ये क्या है, सब बस्तर का मुक्ति संग्राम है। ठीक सर, राजा की बात करें तो भैरव, भैरव ऐसे राजा थे जिसके शासनकाल में, भैरव देव एक ऐसे राजा थे जिसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसके आगे अपन चर्चा करते रहेंगे। सर ये जो लिंगागिरी विद्रोह है, लिंगागिरी विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया, सर ध्रुवा ने। नेतृत्व किसने किया, ध्रुवा ने किया। कारण क्या था, बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना, तो मैं आपको यही बता चुका हूं। मैप में भी अगर अपन देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। ये सर यहाँ पे नागपुर वाला क्षेत्र। सर नागपुर में कौन है, सर रघुजी तृतीय नागपुर में शासन कर रहे हैं, रघुजी तृतीय। ये क्या है सर, मराठा है, मराठा वंश से के संबंधित राजा है। अब इनके कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत ये नागपुर क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चल गया। सर ये नागपुर से कंट्रोल होता था, ये रतनपुर वाला क्षेत्र, और यहाँ से रायपुर भी कनेक्टेड ही था। यहाँ पे सर जिलेदार होते थे उस टाइम, जिलेदार होते थे, और जिलेदार के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में शासन किया जाता था। तो यहीं से संबंधित है, रतनपुर से संबंधित था ये बस्तर वाला क्षेत्र। अब भाई ये वाला ही क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया, तो इससे रतनपुर भी अधीन हो गया, रतनपुर अधीन हो गया, तो बस्तर वाला क्षेत्र भी किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन। इसी के विरोध में, अंग्रेजों के अधीन होने पर इसी के विरोध में क्या हुआ, लिंगागिरी का विद्रोह हुआ, लिंगागिरी का विद्रोह हुआ। तब कब हुआ सर, 3 मार्च से प्रारंभ हुआ, 3 मार्च, ठीक, 3 मार्च से, हिंदी में भी लिख देते, 3 मार्च 1856 से क्या हुआ, प्रारंभ, और सर 5 मार्च तक समाप्त भी हो गया। इसी को बस्तर का विद्रोह बोलते हैं, क्योंकि बस्तर क्या है, बस्तर का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन जाने के कारण ही इसका विद्रोह चालू हुआ। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, नेतृत्व किसने किया, ध्रुवाराम माड़िया। किसने किया भाई, ध्रुवाराम माड़िया। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर इसके बाद एक विद्रोह हुआ जिसे बोला जाता है कोई विद्रोह। क्या बोला जाता है भैया, कोई विद्रोह। इसके बाद क्या बोला जाता है, कोई विद्रोह। ठीक है सर, शासन कौन था, भैरव। तो लिंगागिरी भी किसके शासन काल में हुआ, लिंगागिरी भी भैरव के शासन काल में हुआ। किसके, भैरव के। भैरव के शासन काल में एक और विद्रोह हो रहा है जिसका नाम क्या है, कोई विद्रोह, कोई विद्रोह। नेतृत्व करता कौन सा सर, नागुल दुर्ला। उसके अतिरिक्त राम भोई जो कि भोपालपट्टनम के प्रमुख थे, और जुग्गा और राजू जी जो कि भोजी करके जो जगह थे वहां के प्रमुख थे। तो तीनों नाम को याद रखना। अगर कभी एक नाम दिया है, एक नाम अगर दिया है तो अपन को नागुल दुर्ला को लेना है। साथ ही साथ उसके सहयोगी के रूप में कौन थे, ठीक है, राम भोई और जुग्गा जी। साल वृक्ष की अवैध कटाई को रोकने के लिए तो क्या है, कुछ नियम कानून अंग्रेज लाते हैं जिससे साल वृक्ष की कटाई धड़ल्ले से होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे अच्छे खासे जनजाति के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो नाराज होते हैं और वो चाहते हैं इसका विद्रोह करना। तो सर वो नारा देते हैं कि एक साल वृक्ष के पीछे सीधा एक सर धड़ से अलग कर देना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या खतरनाक रहा होगा ये विद्रोह। सीधा बोला जा रहा है कि एक साल वृक्ष के पीछे, चाहे वो अंग्रेज के संबंधित अधिकारी हो या अंग्रेज से संबंधित वृक्ष काटने वाले लोग हो, उनका सीधा सर से धड़ से अलग कर देना। और ये सच भी होने लग गया, ये सच भी होने लग गया, और अंग्रेजों के अधिकारी से थर थर कांपने लग गए।
लकड़ी काटने वाले भी मिलने मतलब लकड़ी भाई अब उन लोग थोड़ी काटेंगे, तो वो भी व्यक्ति का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था जो लकड़ी काटे, क्योंकि रियल में सर काटना चालू कर दी। तो उसके बाद ये नियम कानून बनाकर इसे वापस लिया गया और ऐसा माना जा सकता है कि ये सक्सेस हुआ, ये सक्सेस हुआ। सर कोई विद्रोह या बस्तर का पहला सफल विद्रोह था, क्योंकि इससे पहले जो देख रहे हैं लिंगागिरी, ठीक है, उसमें भी डैमेज हुए, ठीक है, चाहे परलकोट की बात करें चाहे हलवा विद्रोह की बात करें, इसमें आदिवासियों का ही नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसके हितों का नुकसान हो रहा है। तारापुर विद्रोह अगर बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से सफल विद्रोह था, अपन बोल सकते हैं तारापुर विद्रोह को, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तारापुर जो विद्रोह है, तारापुर विद्रोह इस किसका जो राजा ही नेतृत्व कर रहा है, कोई एक आम जो आदिवासी नहीं कर रहे हैं, जो परगना के प्रमुख है वो है। तो ये एक ऐसा था जिसमें नागरदोला के नेतृत्व में क्या है, ऐसा माना जा सकता है विद्रोह क्या है, ये बस्तर का पहला क्या है सफल विद्रोह था। और ये कैसा था, चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आंदोलन चिपको आंदोलन से संबंधित था, तो वो कौन सा भी है, ये कोई विद्रोह आंदोलन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये पढ़ लिया भाई अपन, लिंगागिरी भी पढ़ लिया, ये मेरिया विद्रोह, ये थोड़ा सा, ठीक है, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि और 1842 पर सर दो विद्रोह प्रारंभ होते हैं। पहला है लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, सर दूसरा सेम टाइम में मेरिया विद्रोह। सर ये लिंगागिरी एक सेकंड, नाइनटीन 1942 में विद्रोह चालू होता है। एक तो तारापुर विद्रोह और दूसरा है, ठीक है, धरगा मेरिया विद्रोह। कौन सा, मेरिया विद्रोह। इससे पहले मैंने आपको तारापुर विद्रोह, ठीक है, एक बार लास्ट में अलग से और टेबल बना दूंगा पूरा, ठीक है। इससे पहले तारापुर विद्रोह, ये वाला थोड़ा सा एक स्लाइड मिस हो गया था, ठीक है, आगे बढ़ गया था, जैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सर ये क्या है, मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह सर ये भी भोपाल देव के शासनकाल में चालू हुआ। भोपाल देव है तो भोपाल देव के शासनकाल में दो विद्रोह हो रहा है, पहला है तारापुर, पहला है तारापुर और दूसरा है मेरिया विद्रोह, दूसरा है मेरिया विद्रोह, ठीक। सर नेतृत्व किसने किया, हिड़वा मांझी ने नेतृत्व किया। हिड़वा मांझी ने सर क्यों क्या चालू हुआ, ये नरबली के प्रथा के विरोध में, नरबली प्रथा के विरोध में। एक बार अपन फिर से थोड़ा सा रिविजन करते हैं, तो अगर अपन देखते हैं क्या क्या, सबसे पहला भाई बोलते जाइए, पहला है सर परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह, ठीक, पहला है परलकोट विद्रोह, जो कि सन क्या है सर 1774 में चालू हुआ और 1777 तक चला, ठीक है। राजा वाजा का नाम अभी नहीं बता रहा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। परलकोट विद्रोह महिपाल राजा थे, गेंद सिंह इसके नेतृत्व करता था। सर इसके बाद परलकोट के बाद आया भाई क्या, भोपालपट्टनम का विद्रोह। कौन आया, भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो भोपालपट्टनम का विद्रोह कब हुआ सर, 1795 में, ठीक। सर भोपालपट्टनम के विद्रोह के बाद परलकोट का विद्रोह आया, परलकोट का विद्रोह आया। परलकोट का विद्रोह कब हुआ सर, तो परलकोट का विद्रोह हुआ 1824-25 में, ठीक है, परलकोट का विद्रोह। और ये सबसे पहले हुआ हलवा विद्रोह, सबसे पहले हलवा विद्रोह 1774 से 1777, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह जो 1795 से हुआ। सर उसके बाद परलकोट का विद्रोह हुआ 1824-1825। परलकोट विद्रोह के बाद इसको देखो डिटेल में पढ़ेंगे। हलवा विद्रोह का क्या है सर, अजमेर सिंह, हलवा विद्रोह का अजमेर सिंह क्यों हुआ सर, अजमेर सिंह और दरियादेव के लड़ाई के उत्तराधिकारी लड़ाई के कारण हुआ। भोपालपट्टनम का विद्रोह क्यों हुआ सर, मिस्टर ब्लंट थे, वो बस्तर आना चाहते थे, उसके कारण हुआ। और राजा की बात करें तो दरियादेव थे, राजा की बात करें दरियादेव, और रतनपुर तरफ कौन से थे, विठल जी थे। सर परलकोट विद्रोह जो 1824 और 25 में हुआ, परलकोट में राजा के रूप में महिपाल जी थे,
महिपाल जी थे, गेंद सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये सब आपको बता चुका। दमनकर्ता पेबे के रूप में थे। बढ़िया, एक बार बिना देखे अपन पढ़ने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते। परलगढ़ विद्रोह के बाद, ठीक है, परलगढ़ विद्रोह हो गया भाई। उसके बाद चालू होता है दो विद्रोह सेम टाइम में। एक है सब मेरिया, एक है मेरिया विद्रोह, ठीक, मेरिया विद्रोह। और सर दूसरा चालू होता है तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह। सर ये मेरिया विद्रोह की बात करें, ये 1842 से प्रारंभ होता है और 63 तक का चलता है। अब सन के हिसाब से आप देख सकते हैं सर, सबसे अधिक समय तक चलने वाला ये विद्रोह है। सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक चलने वाला क्या है, ये विद्रोह है। सर तारापुर विद्रोह क्या है सर, 1842 से प्रारंभ होता है और ये चलता है सर 54 तक। ये 54 तक चलता है तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह का नेता कौन है सर, दलगंजन सिंह। और जगबंधु क्या थे, दीवान थे। मेरिया विद्रोह का नेता कौन है सर, हिड़वा माली। तो ये एक ही बार में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर और ऊपर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। तारापुर विद्रोह के बाद आपको क्या दिखाई देगा सर, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लिंगागिरी विद्रोह दिखाई देगा। सर लिंगागिरी विद्रोह के ये सर 1856। सर उसके बाद कोई विद्रोह, क्या है, कोई विद्रोह। सर ये कब दिखाई देगा सर, 1859। सर इसके बाद मुड़िया विद्रोह, मुड़िया, इसके बाद मुड़िया विद्रोह होगा, या मुड़िया विद्रोह बोलते हैं भाई इसी को। सर ये 1876 में होगा। सर उसके बाद सीधा भूमकाल विद्रोह, जो 1910। तो आपको भी ऐसे पूरा डेट वेट बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। ठीक, चलो भाई अब आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो ये समझ आ गया मेरिया विद्रोह सर नर बलि प्रथा के विरोध में क्या है, ये हुआ। सर ये इसका सन की बात करें 1842 से 63 और सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक चलने वाला क्या है, विद्रोह। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर इसे मेरिया क्यों कहा गया, तो जो जिस बच्चे का उस टाइम बलि देते थे उसे मेरिया कहा जाता था, इसलिए इसका नाम मेरिया विद्रोह पड़ा पहला। सर अगर मान के चलो पूछा जाए जांच करता कौन थे, मैकफर्सन। तो यहाँ से भी ट्रिक बन रहा है कि बलि देने के लिए किसी फर्श की जरूरत है, उसी में रखकर बलि देंगे, तो मैकफर्सन। सर दमन करता कैम्बेल, तो बलि दिया जा रहा है तो कोई बैल बजा रहा है, बैल बजा रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कैम्बेल, ये क्या है, दमन करता है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये लिंगागिरी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। लिंगागिरी 3 मार्च को चालू हुआ, 5 मार्च को समाप्त हो गया। कोई आंदोलन आपको बता चुका है, एक सर, ठीक है, एक साल पीछे पीछे एक सर का इसका नारा था। मुड़िया विद्रोह की बात करते हैं। मुड़िया विद्रोह के अगर शासक की बात करें तो भैरमदेव इसके शासक थे, नेतृत्व करता इसके झाड़ा सिरा थे। सर क्यों, वो ऑटोक्रेसी नीति, ऑटोक्रेसी नीति के कारण हुआ। ऑटोक्रेसी नीति का मतलब ये होता है कि बिना पूछे नियम कानून बना देना। जैसे आपसे बिना पूछे कोई नियम कानून बन जाए तो आपको खुद लगेगा कि क्या ऑटोक्रेसी नीति चल रही है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट के लिए नियम बन रहा है और हमसे पूछा नहीं जा रहा है। तो यही था। तो भाई क्या हो रहा था, ऑटोक्रेसी नीति लागू हो रहा था, जिससे अपने मन से कुछ भी ठीक है नीति बनाया जा रहा था, उसी का विरोध। साथ ही साथ गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ जो दीवान थे, जिसकी बहुत ज्यादा अत्याचारी चल रही थी, ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इसी के विरोध में, ठीक है, ये जो आंदोलन था उसे उसका आयोजन हुआ। सर आम वृक्ष की टहनी, तो धावड़ वृक्ष की टहनी परलकोट विद्रोह का सिंबल था। ये था आम वृक्ष की टहनी, किसके लिए था, तो मुड़िया जनजाति के लिए। सर मैक जॉर्ज इसके दमन करता थे और इसी मुड़िया विद्रोह पर, ठीक है, जब किले को घेर लिया गया, महल को घेर लिया गया, तो सर उसी को 2 मार्च 1800, ठीक है, 76 को पहली बार बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जब महल को घेर लिया। फिर इसके बाद अंग्रेज अधिकारी आए और क्योंकि देखो ये जो थे, ठीक है, इसका विरोध मेन टारगेट थे गोपीनाथ जी और साथ ही साथ राजा थे। अंग्रेजों से उस टाइम कोई दुश्मनी नहीं था, क्योंकि कोई भी जब आंदोलन होता है उसका एक मोटो रहता है, एक व्यक्ति टारगेट में रहता है। तो मेन टारगेट में थे ये गोपीनाथ जी, ये बहुत ज्यादा अत्याचारी करते थे, ठीक है भाई। तो इन्हीं के विरोध में तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज लोगों ने एक बैठक बुलाई, एक दरबार का आयोजन किया गया, जो आज भी बस दस्तर के दशहरे का क्या परंपरागत रूप से उसका एक हिस्सा है। सर जिसे बोला जाता है, ठीक है, मुरिया दरबार। मुरिया दरबार कब पहली बार कब हुआ था सर, 8 अप्रैल 1876 को पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, सन बनते हैं, नेता बनते हैं, क्यों हुआ वो बनते हैं,
कब हुआ ये भी बनता है, साथ ही साथ काला दिवस कब मनाया गया था ये पूछा जाता है, और साथ ही साथ मुरिया दरबार का पहली बार आयोजन कब हुआ। सर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट विद्रोह के बारे में, जिसका नाम क्या है, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह, सर इस टाइम राजा कौन थे, तो रुद्र प्रताप देव थे। सर इसके बाद नेतृत्व करता कौन से, गुंडाधुर। गुंडाधुर के अलावा लाल कालेंद्र सिंह और स्वर्णकुंवर, ठीक है, स्वर्ण कुंवर, क्या कौन थे, स्वर्ण कुंवर, ये रानी थी, ये भी विद्रोह में उतर गई, ठीक है। सर अगर अब दीवान कौन थे, बैजनाथ पांडा। तो जगबंधु कहाँ थे, आपको पता होना चाहिए, जगबंधु आपको पता होना चाहिए कहाँ थे, ठीक है। ये कौन है, बैजनाथ पांडा। जगबंधु तारापुर के टाइम में थे, ये है बैजनाथ पांडा। कारण क्या था सर, स्थानीय जनता की उपेक्षा, वनों का उपयोग शराब बनाने पर प्रतिबंध, और भी कुछ कुछ कारण थे। जैसे लाल कालेंद्र क्यों आया होगा, लाल कालेंद्र पहले राजा के केयर टेकर थे, ठीक है, तो उसका भाई केयर टेकर मतलब उसका अच्छा खासा दबदबा रहा होगा, बाद में उसे हटा दिया गया, तो लाल कालेंद्र जी गुस्से में आ गए। और बाकी ये तो था ही, गुंडाधुर को क्या इन्होंने नेतृत्व सौंप दिया था, और रानी को भी क्या है, ठीक है। एक इससे पहले भी रानी चौरस करके भी घटना हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, रानी को भी सम्मान की जरूरत रहती, तो कुल मिलाकर रानी स्वर्णकुंवर, लाल कालेंद्र, गुंडाधुर, ये तीनों के नेतृत्व में, लेकिन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि गुंडाधुर को क्या है, इसका नेतृत्व सौंप देते हैं करके, ठीक। सब प्रतीक के रूप में कौन था, लाल मिर्च व आम की टहनी और धनुष। तो धावड़ वृक्ष की टहनी अलग जगह सिंबल थी, आम की टहनी अलग जगह सिंबल थी। एक नारा दिया गया था कि सर एक साल वृक्ष के पीछे एक सर, ये कोई विद्रोह था। यहाँ पे क्या, लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष, ये सब क्या थे, ठीक है, इसके सिंबल थे। दमनकर्ता की बात करें तो कप्तान गया, ठीक है, दमनकर्ता कौन थे, कैप्टन गया थे। तो अगर रीजन की बात करें तो एक दो प्रश्न बनाकर देखते हैं, एक दो प्रश्न बनाकर भी देख लेते हैं कि सर हमको चीजें याद है कि नहीं। चलो भाई, परलकोट विद्रोह, ठीक है, परलकोट एक बार आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। परलकोट और अप्रोच कैसा होना चाहिए वो भी अपन देखते हैं। परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो भोपाल के, तो नहीं, भोपाल के में तो दो हो रहे, भोपाल के में दो हो रहे हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सा, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह, ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है। महिपाल की बात करें, महिपाल की बात करें तो महिपाल में क्या हो रहा है भैया, तो सिंपल सी बात है, महिपाल में परलकोट विद्रोह हो रहा है क्योंकि कोर्ट पर टेनिस खेलते कौन दिखाई दे रहे हैं, माही। तो राइट आंसर क्या है, ठीक है, महिपाल में। अजमेर के टाइम में कौन हो रहा है, सर हलवा, और इन्हीं का ही उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए दरियादेव का हो रहा है। चलो, दरियादेव के टाइम में एक और विद्रोह हो रहा है जिसे बोला जाता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी महिपाल को ही लगाए होंगे। तो कलचुरी की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है। तो कलचुरी की दूसरी राजधानी क्या थी, तो तुमार से चेंज होकर रतनपुर गए थे हम लोग, तो ये रतनपुर, ये ए आंसर होगा। एक ये भी प्रश्न है भाई, इसको मिलाना है, उचित उचित संबंध बनाइए। हलवा विद्रोह, क्या हलवा खाने के लिए मर रहे हैं, तो भाई अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। परलकोट का नेता कौन होगा सर, तो कोट, तो कोट में गेंद का उपयोग होता है, तो गेंद सिंह वाला ये। सर लिंगागिरी का कौन सा होगा, सर लिंगागिरी का तो ध्रुवा जी। अब भूमकाल का कौन है, ठीक है, गुंडाधुर, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। सर इसके बाद मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह कब सर, 1676, 1856, 1876, 1866। तो 1856 में एक विद्रोह तो हो रहा है, लेकिन वो मुरिया विद्रोह नहीं है। वो कौन सा सर, लिंगागिरी विद्रोह, जिसे बस्तर का मुक्ति, ठीक है, लिंगागिरी है जिसे बस्तर का क्या बोला जाता है, मुक्ति संग्राम, बस्तर का क्या बोला जाता है, मुक्ति संग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो ये सर इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है, तो 1876, 1876, ठीक है। तो नीचे 66 देखकर धोखा नहीं खाना है, कम से कम लास्ट के दो डिजिट को और सामने का भी पता होना चाहिए। सामने का पता होने के लिए सिंपल है, 1700 में दो आंदोलन हो रहे हैं, 1700 में दो आंदोलन हो रहे हैं भाई। पहला है सर हलवा विद्रोह, हलवा विद्रोह, और दूसरा है सर कोई विद्रोह, कोई विद्रोह। सर 1900 में एक हो रहा है, 1900 में एक हो रहा है, 1910 में क्या होगा, भूमकाल विद्रोह, क्या हो रहा है, भूमकाल विद्रोह हो रहा है। बाकी सब जो है वो 1800 में हो रहा है, ठीक है, बाकी सब 1800 में हो रहा है, तो ऐसे आपको याद भी रहना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर एक साल वृक्ष के पीछे एक सर किसका मतलब नारा था,
तिलिंगागिरी का, कोई का, तारापुर का या सर पलालकोट का। तो आप सबको पता है कि कोई विद्रोह, ठीक है, उसका नारा क्या था? एक साल के पीछे क्या होना चाहिए भाई? एक साल व्यक्ति के पीछे एक सर होना चाहिए। ठीक, तो कोई विद्रोह। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रश्न भी बनते जा रहे हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से या कहीं से भी क्वेश्चन देखिए, कम से कम एटलीस्ट विद्रोह से संबंधित आपके पूरे प्रश्न बनेंगे। कि प्रश्न क्या आते हैं? सन आते हैं, राजा आते हैं, लंबे दिन तक चला, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा रहा? तो प्रभावी का आते तो भूमकाल ही होगा ना, क्योंकि उसमें कौन कौन नेता है? गुंडादुर तो है, लाल कालेंद्र सिंह तो है, रानी सोनकुमार है। तो ज्यादा जगह उसका इम्पेक्ट हुआ, उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इस टाइप से आपको समझना चाहिए। तो जहां से भी प्रश्न बनाइए या आदिवासी विद्रोह से संबंधित मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, स्टोरी भी बताने की कोशिश की, कनेक्ट भी करने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। और एक ही रिक्वेस्ट है, अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो बच्चे हैं जिसको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो ट्रिक के द्वारा भी आपको बताया हूँ। तो भाई ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक क्या करना है, आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।